हाय देरिन, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक हमेशा से मिलवाते हैं अपने शो में आपको किसी न किसी खूबसूरत और दिलचस्प सी शख्सियत से। जिस मेहमान शख्सियत से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि हाज़रीन महफिल पर एक रकत तारी हो जाता है। सूफियाना कलाम गाने में उन्हें महारत हासिल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म कर चुकी हैं और उन्हें खूब पजीराई भी मिली। हम बात कर रहे हैं तहसीन सकीना के बारे में। उनके घर के बाहर खड़े हैं और वो घर में हमारा इंतजार कर रही हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारने वाले हैं। आ जाइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल सलाम है? जी, बिल्कुल कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तहसीन, दिन का आगाज़ कैसे होता है? बस दिन का आगाज़ जो है वो जाग के कुछ पढ़ के और उसके बाद फिर थोड़ा सा बच्चों को देखती हूँ। बच्चों के बाद फिर रियाज़ का टाइम हो जाता है, फिर मैं रियाज़ करती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अपने बचपन के बारे में बताएं। गाना कैसे सीखा, किससे सीखा, कब शौक़ पैदा हुआ? बचपन बहुत अच्छा था, जैसे सब लोगों का होता है ऐसे ही बचपन था। मेरे जो उस्ताद थे, मेरे दादा अबू थे, मेरे वालिद साहब थे। अच्छा, तो उनसे मैंने सीखा है। उनका नाम सफ़दर गौरी था। हम बेसिकली गुजरावाला से हैं, तो हमारे घर और भी बच्चे आते थे, उनको भी वो सिखाते थे। वो टीचर भी थे अच्छा, गुजरावाला के। तो उनके साथ बैठ के उन्होंने सिखाना, क्लासेस होनी, फिर तकरीबन 2 या 3 घंटे की रियाज़ होती थी। वो एक मतलब वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। मरसिया पढ़ लेना, कसीदा पढ़ लेना, अच्छा। नात पढ़ लेनी, यहाँ से मेरा स्टार्ट शुरू हुआ। इतनी ताकतवर आवाज़ बचपन से ही थी? किसी ने देख लिया था, जांच लिया था कि ये आवाज़ मज़ीद निखारी जाए तो बहुत खूबसूरत बन सकती है, या बाद में जाकर ज़्यादा खूबसूरती इसमें आई? जो मेरे वालिद साहब थे वो उनको पता था। वो जब मेरे पास बैठते थे, मैं उनके पास बैठ जाती थी, तो उन्होंने मुझे सुनना होता था। मतलब जब मैं उनके पास बैठी, उन्होंने कहा ना, मुझे कहना कि वो कलाम सुना दो, वो कसीदा मुझे सुना दो। ऐसे मैंने उनको सुनाना तो वो रोते होते थे बहुत ज़्यादा। वो कहते थे कि आप कुछ और चीज़ हो, तो इंशाल्लाह वो आप बनोगी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बस उन्होंने निखारना शुरू किया, तो बस ये मालिक ने करम कर दिया। मैं समझती हूँ कि ये उनकी दुआओं से ही है, वरना लोग बहुत बहुत रियाज़ भी करते हैं, बहुत बहुत अच्छे वोकल भी हैं, बड़ा अच्छा लोग पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये करम की बात है। करम के अलावा ये नहीं हो सकता। तहसीन, आपका लिबास, आपका अंदाज़, आपका गाना, ये सब आबदा जी से बहुत मिलता है। आप उनसे मुतासिर हैं? जो मेरे वालिद साहब थे वो मतलब एक सूफ़ी मिजाज उनका मिजाज था। तो आबदा जी जो थी वो भी एक सूफ़ी मिजाज की औरत है। मैंने ये समझा कि अगर मैं इस फील्ड में आती हूँ तो मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, क्योंकि मेरा माहौल ही शुरू से ऐसा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे आबदा जी को ही फॉलो करना चाहिए, और मैं समझती हूँ उनको फॉलो करना कोई इतनी मामूली बात नहीं है। वो हमारे पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हैं। इस अंदाज़ को अपनाने के बाद जब दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा, तो सराहा या तनकीद का सामना करना पड़ा? बहुत लोगों ने सराहा और बहुत लोगों ने तनकीद भी की। मैं समझती हूँ कि ये एक फील्ड का हिस्सा है। ये दोनों चीज़ें ना हो तो इंसान कंप्लीट नहीं होता। तनकीद से इंसान सीखता है, उसको बेहतरी की तरफ जाना होता है। वो सोचता है कि ये चीज़ जो उसने कही है शायद मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र? मैं समझती हूँ कि मुझे मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मेरे मियाँ जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैंने कोई इतना मतलब वो स्ट्रगल वगैरह नहीं की, क्योंकि मैं एक घर की औरत थी, जैसे हाउस वाइफ होती हैं वैसे ही थी मैं। लेकिन जो स्ट्रगल थी, जो वर्किंग थी, वो मेरे मियाँ का हर वक्त करते रहते थे। तो ये उनकी ही सारी मैं समझती हूँ कि मेहरबानी है। मेरे वालिद साहब के बाद मेरे मियाँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वक्त गुजरने के साथ साथ कव्वाली का जो मुस्तकबिल है ये ज़वाल का शिकार हो रहा है।
आप कवाली का मुस्तकबिल कैसा देख रही हैं? मेरे ख्याल में जो आरफाना कलाम है, जो सूफी का कलाम है, इसको ज़वाल नहीं आ सकता, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। क्योंकि ये दुनिया में जितने मसाइल हैं, शायद दुनिया इस ऊपर खड़ी ना रह सके। ये जो आरफाना कलाम है, सूफियाना का लोगों के मिज़ार हैं, इसकी वजह से ये दुनिया खड़ी है। और देखिए, जब आप परेशान होते हैं, किसी मुश्किलात में होते हैं, कोई कलाम आप सुनते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, आपको ताज़गी मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि आरफाना कलाम को या कवाली को कोई ज़वाल नहीं आ सकता। बचपन में कितनी देर रियाज करती थी? बचपन में मैं जब खेलती थी तब भी मैं रियाज करती थी। अच्छा। मेरी कोई अगर ऐसा कोई चीज़ मिल गई है जो मेरे घर वाले, मेरे दादा वो याद कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन मैं जब खेल रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ बच्चों में, तो मैं वही चीज़ गुनगुना रही हूँ। तो बस ऐसे रियाज चलता रहता था। वैसे वहाँ पे भी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हमारा रियाज का टाइम होता था, क्लासेस होती थी हमारी। मुख्तलिफ तरह की बातें हम सुनते भी हैं। जब किसी गायक से बात हो, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके रियाज के बारे में जानने का मौका मिले कि हर किसी का कोई ना कोई ख़ास किस्म का शौक़ रहा है ग़िज़ा के हवाले से, अपनी आवाज़ का ख्याल रखने के लिए, अपने गले का ख्याल रखने के लिए। आप अपने गले का ख्याल रखने के लिए कोई ख़ास किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करती हैं? मैं समझती हूँ कि अगर बंदे की रियाज हो तो जो मर्जी खाए, उसको कुछ गले का नहीं मसला बन सकता। लेकिन मेरे ख्याल में ठंडा पानी या चावल, इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ी करनी चाहिए, क्योंकि अगर सांस लंबा हो तो वो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है गाने के लिए। तो ये ज़रा जो चावल हैं या दूसरी चीज़ें हैं, ये ज़रा सांस को छोटा करते हैं, इसीलिए फनकार लोग परहेज़ करते हैं। मेरा भी जब जी करता है मैं भी कर लेती हूँ परहेज़। हाँ जी। अच्छे और सुरीले गायक के लिए शायरी को, कलाम को समझना किस हद तक ज़रूरी होता है? गाने के लिए जो शायरी है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि जब तक आप उसको खुद फील नहीं कर सकते, उसकी कैफियत आपके ऊपर तारी नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए कि जो आप गा रहे हैं, जो लफ्ज़ आप बयान कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। जब आप खुद उसमें डूब जाएंगे तो वो खुद ब खुद लोगों के ऊपर तारी होना शुरू हो जाएगा। शायरी पढ़ने का शौक़ बचपन से था या अब है? अब है, बचपन से नहीं था। कौन सा शायर पसंद है? मुझे कलाम बुल्ले शाह बहुत पसंद है। बुल्ले शाह जी को बहुत ही ज़्यादा कलाम में उनका पसंद करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनका कलाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। वैसे जितने बुज़ुर्ग दीन हैं मैं सबको पढ़ती भी हूँ, उनको सबको सलाम भी करती हूँ। तहसीन बाबा बुल्ले शाह का कलाम आप हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए भी गुनगुना दें। तेरे इश्क न जाया, तेरे इश्क न जाया करके थैया थैया, छेती आवी वे तबीबा, छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आवी वे तबीबा, छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। इस इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता, इस इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता, भर के जहर पियाला मायताया पे पीता, मैनू घायल करके, मैनू घायल करके फिर खबर न लैया, छेती आवी वे तबीबा, छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वाकई में अल्लाह ताला ने आपको एक अमेजिंग, एक बहुत ही मुनफरिद आवाज़ से नवाजा है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। आपकी बेगम बहुत अच्छा गा लेती हैं, आपको भी गायकी का शौक़ है? जी, मुझे शौक़ तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन तहसीन सकीना साहब बच्चों के टैलेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मुझसे आगे थीं,
तो मैंने सोचा कि मुझे भी सारी जो मेहनत है वो इन्हीं पे करनी चाहिए। अपनी बेगम से कभी गाना सुनने की फरमाइश करते हैं आप? जी बिल्कुल करता हूँ। हम सारा दिन इन्हीं से फरमाइशें ही करते रहते हैं और इन्हीं से बहुत ज़्यादा सुनते हैं हम। तो इनकी मेहरबानी, ये हमें जो भी हम इनको कहते हैं ये हमारी बात मानते हैं। और इसके अलावा ये मेरी बेटी है मनाहल फ़िज़ा, इसको भी सारा दिन ये सिखाती रहती हैं। अच्छा। तो इसे नात पढ़ने का बड़ा शौक़ है और ये नात भी पढ़ती है और कोई कसीदा वगैरह हो वो भी पढ़ लेती है। जब ये घर से बाहर होती हैं, काम पर गई होती हैं, तो हाउस कोर्स, घर का निज़ाम, बच्चे, सब कुछ कौन देखता है? जी मैं तो इन्हीं के साथ ही जाता हूँ। तो जो भी हमारा कोई इवेंट होता है तो मैं इन्हीं के साथ ही होता हूँ। लेकिन घर में हमारे अम्मी होते हैं, साथ एक दो बच्ची रखी हुई हैं, वो सारा कुछ ये बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं वो बाद में। बेटा, मामा ने आपको जो कुछ सिखाया है अभी तक, उसमें से कुछ भी हमें गाकर सुना दें। मुक़द्दर सो गए थे अब जगाने का इरादा है। मुक़द्दर सो गए थे अब जगाने का इरादा है। डरे सरकारे दो आलम पे जाने का इरादा है। ना सोचा है कभी तैबा की गलियां छोड़ जाने का। ना सोचा है कभी तैबा की गलियां छोड़ जाने का। ना सरकार के दर से उठाने का इरादा है। मुक़द्दर सो गए थे अब जगाने का इरादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा गाती हैं आप, बहुत ही अच्छा। आपने तो ये कलाम पढ़ा है, नातिया कलाम पढ़ा है, तो यकीनन आप गाने भी बहुत अच्छे गाती होंगी। वेरी नाइस, कीप इट अप। घर से हम रफ़ी पीर थिएटर गए। आपको शादी के बाद तहसीन आपके हस्बैंड ने कितना सपोर्ट किया? आपके करियर के हवाले से बात कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि लोग कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं भी उन औरतों में से हूँ कि जिनके पीछे एक मर्द का हाथ है, और शायद ये ना होते मेरे साथ तो आज मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैंने कोई वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं की, क्यों ये सारी जो स्ट्रगल है, ये सारी जो मेहनत है, ये सिर्फ मेरे मियाँ की है। ये सारा कुछ वो ही करते हैं, और मैं समझती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा साथी मिला है कि जो मुझे इतना ज़्यादा आगे करके और ख़ुद पीछे रह के सारा कुछ वो करते हैं। घर और करियर, इन दोनों ज़िंदगियों को कैसे मैनेज करती हैं आप? मैं घर को भी पूरा टाइम देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को भी देखूँ और अपनी फैमिली को भी टाइम दूँ, अपने वालिदैन को भी टाइम दूँ और घर को भी। और ये दूसरा जो काम है ये वैसे ही मैं एक अपनी इबादत समझती हूँ। तो सारा कुछ अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा मैनेज हो सकता है, काम भी और घर भी।
तहसीन सकीना ने सादान पीरजादा के साथ मीटिंग की। ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सादान साहब, रफ़ी पीर थिएटर, और इसमें इतना कुछ यहाँ पर हो रहा है, इतना नया टैलेंट, इतने सालों से, इतनी जो दहाइयाँ हैं उनसे आप प्रमोट करते आए हैं, आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स में, कल्चर को आप इंटेग्रेट करते आए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पहले तो सबसे पहले आप मुझे अपने इन तमाम सालों के सफ़र के बारे में बताएं। आई थिंक सारा बताना तो कट शॉर्ट, आई लव टू डू दैट, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होगा, लेकिन बेसिकली रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप 45 साल से पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, जिसमें थिएटर, म्यूज़िक, डांस एंड बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो हमारा पपेट्री, इसमें सारे हमारे फेस्टिवल्स आते हैं। वी स्टार्टेड अ वर्क फ्रॉम कराची, क्योंकि लाहौर में तब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सारा बिजनेस ग्राउंड जो था वो कराची में था, जो स्पॉन्सर्स थे, जो इवेंट्स थे, दे यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम कराची। अच्छा। तो हमने अपना 1976 में आगाज़ वहाँ से किया, और 90 में हम लाहौर आ गए वापस, और 90 में हमने जो सीरीज़ हमारी फेस्टिवल सीरीज़ हैं, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल सीरीज़ हैं, उनको लॉन्च किया। 92 में पहला इवेंट किया, 87 इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हुए, जिसमें ऑलमोस्ट 16,000 इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स 4 डिसिप्लिन्स में, जिसमें पपेट्री है, थिएटर है, म्यूज़िक है, डांस है, वो 65 कंट्रीज़ से पाकिस्तान आए। ये सारे फेस्टिवल्स लाहौर में हुए। इसका जो द ग्रेट वेन्यू आई वुड से वाज कल्चरल कॉम्प्लेक्स गद्दाफी स्टेडियम। आई थिंक लाहौर की ऑडियंस तो उन फेस्टिवल्स के साथ ग्रो की है। सादान साहब, तहसीन को आपने पहली बार कहाँ सुना और उसके बाद आपको क्या लगा? फर्स्ट जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था, वी स्पोक ऑन द फोन एंड शाह साहब ने हमें रिंग किया इनके। आई रियली एडमायर हिम, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है इनको, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है हर फैमिली में, क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस वगैरह हैं। तो आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल गाय। तो उन्होंने रिंग किया, हम मिले। सो इसी ऑफिस में कोई म्यूज़िक नहीं था, कोई, सो वी जस्ट आस्क्ड हर के थोड़ा सा सुनाएं। मैं था और मेरी बेटी थी अलीना, वी वर सिटिंग हियर। तो आई थिंक शी वाज ब्रिलियंट एंड आई रिमेंबर अलीना केप्ट हर हैंड ऑन माय हैंड एंड शी प्रेस्ड इट लाइक दैट। तो वो होता है एंड शी सेड वी लुक्ड ईच अदर एंड शी सेड शी इज गुड। तहसीन सादान पीरजादा साहब को किस तरीके से कांटेक्ट किया, इनके बारे में किसने बताया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? काफ़ी लोगों ने, काफ़ी आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि आप उनके पास आएँ, क्योंकि वो कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो उसके बाद मैं इनके पास आई, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, अप्रिशिएट किया। तो फिर हम इनसे काम करना शुरू हो गए। उसके बाद एक ओस्लो मेला होता है, जैसे सदान साहब ने बताया आपको, वहाँ पे हम गए, इनके साथ ही गए। बहुत अच्छा, वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे साथ वहाँ पे राहत साहब थे, उन्होंने मेरे बाद उनकी परफॉर्मेंस थी, पहले मेरी परफॉर्मेंस थी, वो भी बड़ा अच्छा हमारा एक तजर्बा रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया। बस ऐसे ही इनके साथ, और एक नाइट करती हूँ मैं इनके साथ हर थर्सडे को, वो हमारी सूफ़ी नाइट होती है, वहाँ यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत पसंद करते हैं हम। ऐसे ही हमारा सफ़र तो स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। उस वक्त से लेकर अब तक का सफ़र, पीरूज़ कैफ़े, रफ़ी पीर थिएटर, सादान साहब, इन तमाम लोगों के साथ कैसा गुजरा? बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैं समझती हूँ कि हर चीज़ इंसान के अपने ही अंदर है, अपने अंदर ही वो अच्छा है और अपने अंदर ही वो बुरा है। इन्होंने बहुत प्यार किया, उनके प्यार की वजह से शायद हमने भी बहुत ज़्यादा प्यार किया। ऐसे टाइम गुजरा जैसे एक फैमिली का टाइम होता है, और इन्होंने हर जगह पे मुझे अप्रिशिएट किया, हर जगह पे, मतलब जहाँ पे भी मैं गई बहुत इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से बिठाया, और सारा कुछ इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया मेरे साथ। फैमिली की तरह हमारा जो 3 साल का टाइम था वो बहुत अच्छा तरीके से
हर इंसान की अपनी भी एक कुछ थॉट होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने आप से, अपना इंसान तज्जिया करता है। जब आप अपना तज्जिया करती हैं और अपने आप को आने वाले चंद सालों में आप देखती हैं तो किस जगह पर देखती हैं? मैं समझती हूँ कि जो जिस जगह पे मैं आज हूँ इसका भी मैंने सोचा नहीं था, बस ये कोई करम है। मैं सादान साहब बात कर रहे थे मेरे मियाँ की कि वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो एक फ़कीर के मानने वाले थे और मैं समझती हूँ कि किसी की नज़र थी कि ये काम हो गया, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ। और जो कुछ मालिक नवाज रहा है मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। जो कुछ मैंने सोचा नहीं था वो जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मैं उस काबिल ही नहीं थी जिस काबिल आपने किया। ये जो आपने नेस्कैफ़े बेसमेंट सुना उसमें भी मेरा ऐसे ही उन लोगों के साथ रब्ता हो गया और जुल्फ़ी ने इतना अप्रिशिएट किया कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो लास्ट पे आपको जुल्फ़ी भाई रोते हुए नज़र आएंगे, इतना ज़्यादा उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये कमाल वाले का इतना बड़ा कमाल है कि उसने हमारे जैसे हकीर लोगों को और छोटे लोगों को ये इज़्ज़त बख्शी है। आपके अपने पसंदीदा गुलकार कौन है? मैं समझती हूँ कि हर गाने वाले ही अच्छा है, जो चाहे मुझसे बड़ा है छोटा है। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि कोई अच्छा गाता है या कोई बुरा। मैं समझती हूँ कि सारी कायनात ही बहुत अच्छा है। फिर भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है जिसको आप हमेशा फॉलो करते हैं। मैं आबदा जी को, जैसे आपको पता है, और मैडम नूर जहाँ जी को, नुसरत साहब को, इनसे भी ये इतने बड़े लोग हैं कि इनकी एक बात पे अमल किया जाए ना तो इंसान के पास वो बात ही ख़त्म नहीं होती। तो मैं इन लोगों को सुनती हूँ और इन लोगों से बहुत कुछ, अभी तक बहुत कुछ इनकी सुनने को और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल में सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी जारी रहना चाहिए। तहसीन सकीना ने पीरोज कैफे में परफॉर्म किया। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतियां वे तबीबा, छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गई। छेतियां वे तबीबा, छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गई। तेरे इश्क नचाया मेरे दिल
तहसीन, सुफियाना कलाम ख़ासा मुश्किल होता है, अल्फाज इसके अशार समझना और फिर उनको याद रखना। तो क्या हाफ़ज़ा मज़बूत है या इसके लिए बहुत ज़्यादा मशक़ करनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल, याद करना पड़ता है। और जब बंदा एक परफॉर्म में होता है ना, जब रूह लग जाती है तो फिर वो आमद जो है वो कुदरती अल्लाह भेज देता है। तो याद भी करना चाहिए, लेकिन ये एक आमद का काम है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं, जब उनकी रूह मिल जाती है और ऑडियंस उनको प्यार देना शुरू हो जाती है, तो फिर वो खुद ब खुद ही वो जो उतार है ना वो अल्लाह अता कर देता है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गायकी से आपको कितना लगाव है? उनके गाए हुए गाने, उनके पढ़े हुए कलाम, क्या आप भी उनकी मशक़ करती हैं, आके गाती हैं? जी, मैं उनके कलाम बहुत ज़्यादा सुनती भी हूँ और बहुत ज़्यादा गाती भी हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े कलाम उन्होंने गाए हैं और जिनकी कोई मिसाल नहीं मेरे ख्याल में मिलती। नुसरत साहब दुनिया में एक ही आए हैं और मैं समझती हूँ कि वो ऐसा काम कर गए हैं दुनिया से कि वो दुनिया जितनी आगे चली जाएगी लेकिन नुसरत साहब का नाम जिंदा रहे। तहसीन, कौन सा कलाम पढ़ने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है? बस जिसको भी रूह से पढ़ा जाए उसको आसानी होती है। और मुश्किल कौन सा लगता है? मुश्किल वो होता है जिसकी रियाज ना की हो, जिसकी तैयारी ना हो, वो मेरे ख्याल में मुश्किल होता है। यानी प्रैक्टिस के बाद कभी भी कोई कलाम, कोई भी संगीत मुश्किल नहीं लगा आपको? नहीं, जिसकी मतलब रिहर्सल कर ली है, जिसकी तैयारी हो गई है, वो नहीं था। वकास के पास इस वक्त स्टूडियो में आप हमें लेकर आए हैं, कुछ बताइए वकास के बारे में भी। कब से काम कर रही हैं और इनके साथ कोलैबोरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे प्लान की हुई हैं? जी, वकास भाई बहुत अच्छा म्यूज़िक अरेंजर हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है। तो मेरा तो इनके साथ पहला सॉन्ग है, ये अरफाना कलाम है। अच्छा। तो इसकी थीम ये है कि इसके जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, मेले 4 दिन आने, कि ये पूरी कायनात जो एक मेला सजी हुई है। तो इसमें कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खुश है, कोई परेशान है, किसी के मामलात अच्छे हो रहे हैं, किसी के ज़रा डाउन हो रहे हैं। तहसीन, आपके साथ पूरा दिन गुजार के बहुत ही अच्छा लगा। मेरी हमेशा मेरे मेहमान से एक आखिरी बात जो होती है वो यही होती है कि कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी तमन्ना जो दिल में रह गई हो और पूरी ना हुई हो। आपके दिल में भी कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश होगी, कोई तमन्ना होगी? मैं समझती हूँ कि दिल में तमन्ना ही रहनी चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए उसको। दिल में जब तक तमन्ना रहेगी इंसान जीता रहेगा। जब तक तमन्ना है इंसान स्ट्रगल वर्कर करता रहेगा। जब तमन्ना ख़त्म हो जाएगी तो फिर हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक अकम्पलिशमेंट के बाद क्या एक और टारगेट होना चाहिए? बिल्कुल, वो अंदर की जो तमन्ना है उसको जागते ही रहना चाहिए। वो जागते रहेंगे तो आप जागते रहेंगे, उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तमन्ना यही है। वकास, कुछ हमें भी अपने बारे में बताइए और अपना पास्ट एक्सपीरियंस और इस वक्त जो तहसीन के साथ आपका जो सब काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मेरे पास आई थी एक सूफी ट्रैक है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, मेले 4 दिन आधे। अच्छा। एक्चुअली इंसान के बारे में जो जी रहा है, कैसे जी रहा है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन ये 4 दिन की ज़िंदगी मैंने सुनी हुई बातें, तो उस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। वकास, इससे पहले कितनी कॉम्पोजिशंस आप दे चुके हैं? एक्चुअली मैंने काफ़ी जितने हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, और मैं सिंगर भी हूँ ऑब्वियसली। मेरे गाने भी हैं, काफ़ी रिलीज़ किए हैं। आई वाज इन पाकिस्तान आइडल इन 2014। वाओ। तो उसमें भी मैं काफ़ी आगे गाला राउंड तक गया, लेकिन ये मेरा पैशन था म्यूज़िक डायरेक्शन और कंपोज़र, मुझे शौक था बनने का, और साथ साथ स्टूडियो का भी कर रहा हूँ। एज सिंगर अगर तहसीन को मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका तजुर्बा इनके साथ काम करने का कैसा रहा? हाँ, एक्चुअली जब इनके हम गाइड वोकल कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इनके साथ, तो गाइड वोकल करते करते मैं एक दफ़ा वाकई मदहोश हो गया था इनकी आवाज़ सुन के। और गाइड में इतना मज़ा आ रहा था, जो फाइनल वोकल करेंगी तो ऑब्वियसली वो कमाल होगा। अमेजिंग। तो क्यों ना एक बार हो जाए? यस, मैं आपको सुनाता हूँ जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, जरूर। वो आपको ज़रूर सुनाते हैं। ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले
मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे। बैठ किसे नहीं रहना, ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे। छड़ दे बोल बुलारे सारे, छड़ दे बोल बुलारे सारे, मन फकरा दा कहना, ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे। सदा नहीं पैनी तमाल, सदा नहीं भंगड़े पैने। सदा नहीं पैनी तमाल, सदा नहीं भंगड़े पैने। सदा नहीं पीगा नाल पंगूड़े, चलदे रहने। मेले दे विच विछड़ जाना जे, मेले दे विच विछड़ जाना जे। मां प्यो वीरा भैणा, ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे। अपने आप च मिट के सिख ले, अपने आप च मिट के सिख ले। दुख सजना दा सहना, ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे। छड़ दे बोल बुलारे सारे, छड़ दे बोल बुलारे सारे, मन फकरा दा कहना, ए मेले 4 दिनां दे, ए मेले 4 दिनां दे। दोस्तों, आज का दिन हमने तहसीन सकीना के साथ गुजारा। बहुत ही कमाल की एक सिंगर जिससे आज मेरी मुलाकात हुई, जिनके बारे में आज मुझे जानने का मौका मिला और यकीनन आप लोगों को भी जानने का मौका मिला होगा। अगले इतवार हम एक नई खूबसूरत सी दिलचस्प सी मेहमान शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हमारा शो देखते रहिएगा और अपना खूबसूरत सा फीडबैक देना कभी भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।